या एससी और एसटी का रिजर्वेशन लेके सिलेक्ट हो रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब उस सीट पर हमारी मैडम जी बैठ गई। जनरल का इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों के बारे में है। तो ये तो भीख से भी ज़्यादा हो गया कि आप छीन के ही भाग जा रहे हो। तो आज वो बच्ची पढ़ नहीं पा रही है पैसों की कमी की वजह से, या वोट के चक्कर में, इलेक्शन के चक्कर में ना कुछ अजीब सा आरक्षण दे देते हैं जो कि ज़रूरी नहीं। मतलब ऑलमोस्ट 70% सीटें रिजर्व कर दी गई है ना। शिक्षक तो शिक्षक ही है ना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल का। लास्ट वीडियो में हमने रिजर्वेशन के पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस किए थे और ये समझा था कि ये जो रिजर्वेशन है, ये जो आरक्षण है, हमारे देश के लिए कैसे ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम रिजर्वेशन के नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो अगर सिर्फ आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा आएगी और आप एक हॉलिस्टिक पिक्चर नहीं बना पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जो हमने इसके पहले अपलोड किया था, और अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहली दिक्कत जो आरक्षण में है वो है नो क्रीमी लेयर फॉर एससीज एंड एसटीज। ठीक है, अगर आप ध्यान से आईआईटी, नीट, क्लैट या यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम्स के रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि जो भी बच्चे इन एग्ज़ाम्स में एससी और एसटी का सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं या एससी और एसटी का रिजर्वेशन लेके सिलेक्ट हो रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं। वो बच्चे अच्छे शहरों में रहे हैं, अच्छे स्कूल्स को अटेंड किया है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स की हैं और उनके साथ कोई विजिबल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की है जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती है, एसटी क्लास से बिलोंग करती है। उसके पेरेंट्स, मतलब उसके पिताजी जो हैं वो एसडीओ थे, उसकी मम्मी एक बड़े गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी। वो लड़की अच्छे स्कूल से पढ़ी थी। 9th क्लास से वो आईआईटी की कोचिंग करने कोटा चले गई। 4 साल उसने आईआईटी की कोचिंग की, फिर भी एसटी के कट ऑफ से वो आईआईटी क्लियर नहीं कर पाई। फिर वो वापस आई, प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की और उसके बाद 5 साल के लिए दिल्ली यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए चली गई। वहाँ भी 4 अटैम्प्ट देने के बाद भी उसने एसटी के कट ऑफ से प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया और फिर वो वापस घर आई। फिर वहाँ पे उसने 2 साल तक एमपीपीएससी की तैयारी की और फाइनली एसटी का सर्टिफिकेट यूज़ करके, मतलब एसटी की सीट पर ही उसने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। ठीक है, अब बहुत से लोग कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत यह है कि आप इमेजिन करो कि उसी एग्ज़ाम में जिसको इसने क्लियर किया है, एसटी क्लास के कितने सारे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने सच में वो सब फेस किया है जो एसटी का बच्चा फेस करता है। वो कितनी मेहनत करके, कितना त्याग करके उस साल एग्ज़ाम देने आए होंगे कि शायद उनकी मेहनत सफल होगी और वो सिलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन उस सीट पर हमारी मैडम जी बैठ गई, जबकि उनने लाइफ में कुछ भी ऐसा फेस नहीं किया था। उनका कोई भी रिलेशन डिस्क्रिमिनेशन और एसटी वेस्टी वाली चीज़ों से नहीं था। वो अच्छे शहर में रही थी, सब सही था। और इवन मुझे तो रिजल्ट देखने के बाद पता चला कि वो एसटी क्लास से बिलोंग करती थी। जब भी क्रीमी लेयर की बात होती है एससी और एसटी के कोटा में, लोग इसे ना जनरल वर्सेस एससी एसटी का मुद्दा बना देते हैं, जिसकी वजह से ना इसका फोकस ही शिफ्ट हो जाता है। लोग कहते हैं कि जनरल वालों की कुछ प्लानिंग है, एससी एसटी की सीट चलेगी। नहीं, जनरल का इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों के बारे में है। ये मुद्दा एससी एसटी के उन माँ बाप के बारे में है जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर कोई आईएएस आईपीएस का लड़का अपना एससी एसटी का सर्टिफिकेट दिखाकर उनकी सीट लेके चला जाता है। ये मुद्दा उन एससी एसटी के बच्चों के बारे में है, मेरे दोस्तों के बारे में है जिन्हें मैंने देखा है अपने गांव में, जो सरकारी स्कूल से पढ़कर भी गवर्नमेंट के बड़े एग्ज़ाम देने की हिम्मत करते हैं और फिर कोई एक अय्याश सा लड़का सारी सुख सुविधाएं लेता है, बड़ी कोचिंग करता है और फिर अपना एससी एसटी का सर्टिफिकेट दिखाकर उनकी सीट ले जाता है। तो बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, बड़ा कॉमन सा पॉइंट है कि अब चूंकि कुछ लोगों की कंडीशन अच्छी हो गई है, बाप दादा आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है उसे लाकर एससी एसटी की कैटेगरी से हटा देना चाहिए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सेम रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी दिया है। आरक्षण का दूसरा इशू है फेक सर्टिफिकेट्स। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसका फेक सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ईजी होता है। इसके अलावा ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसका भी लोग सेटिंग करके फेक सर्टिफिकेट बना लेते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब जो विकलांग कोटा है, उसका भी फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और आरक्षण लेते रहते हैं। तो ये तो भीख से भी ज़्यादा हो गया कि आप छीन के ही भाग जा रहे हो। अभी रिसेंटली केस हुआ है, पूजा खेड़कर
जिन्होंने कुछ आँखों में अपना इशू दिखाया और यूपीएससी में सिलेक्शन लिया। इसके अलावा ये भी न्यूज़ आई कि जो आईएएस अभिषेक सिंह हैं, जो बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में आते रहते हैं, उन्होंने भी जब यूपीएससी का फॉर्म भरा था तो उन्होंने फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से भरा था। मतलब उन्होंने ये दिखाया था उनके पैर में कुछ इशू है। उन्होंने शायद क्लियर जनरल से किया है, लेकिन उन्होंने फॉर्म फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से भरा था। जबकि आप देख सकते हैं अभी अगर ऐसा हुआ है तो उनके पैरों में कोई ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। तो सोचने की बात है कि हमारे ऑफिसर्स, ये जो आइडियल्स जिनको हम टीवी पे देख रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, वो विकलांग लोगों का सीट छीनने से पहले भी नहीं सोच रहे हैं। ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि लोग ये भी नहीं सोच रहे कि एक इंसान जिसकी आँख में इशू था, वो देख नहीं सकता था, कानों में इशू था या पैर में इशू था, वो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहा, उसने एक सपना देखा और आप वो सपना तक छीनने की आप हिम्मत रखते हो और उसके बाद भी आप न्यूज़ में कहते हो कि अरे मेरा सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फेक सर्टिफिकेट वाले जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ इन जॉब्स पर टिकी होती है, इन अटेम्प्ट्स पर टिकी होती है। आरक्षण का तीसरा इशू है लिमिटेड फोकस ऑन EWS। देखिए, जो नॉर्मल कॉलेज होते हैं ना, इंजीनियरिंग के, MBA के या पैरामेडिकल साइंसेज के, तो जो नॉर्मल सिटी के नॉर्मल कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस होती है 50,000 के अप्रॉक्स, 50,000 रुपीज़ उनकी फ़ीस होती है। तो जब कोई OBC का बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो उसको 30,000 के अप्रॉक्स स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब पूरे साल में उसको 20,000 रुपये देने होते हैं, सरकार की तरफ से 30,000 की स्कॉलरशिप आती है। अगर कोई SC ST का बच्चा जाता है तो उनकी स्कॉलरशिप 60,000 के अप्रॉक्स आ जाती है, 50-60 के अप्रॉक्स। तो उनकी पूरी फ़ीस माफ़ हो जाती है और कभी कभी कॉलेज को भी थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ही उन्हें देने पड़ते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, सरकार की तरफ से पैसा आता है और बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें EWS की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनका नाम ही EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं उनकी, तो जब वो बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं कॉलेज में तो उनके लिए कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त की स्टूडेंट के साथ हुआ कि वो बच्ची को ऐसा लगा कि मुझे नीट करनी चाहिए, डॉक्टर बनने की जो प्रिपरेशन एग्ज़ाम होता है नीट, उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो उसने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे तैयारी करनी है। उसके पापा ने कहा कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तू कॉलेज कर ले, मेरे पास पैसे नहीं है, लिमिटेड पैसे हैं। तो उसने कहा कि नहीं प्लीज़ पापा करा दो। और अच्छी बात थी, बेचारी पढ़ना ही तो चाह रही थी, है ना, ऐसा कुछ गलत डिमांड तो नहीं कर रही थी वो बच्ची। तो उसके पापा ने कहा ठीक है पढ़ ले। जब 2 साल बाद उसने नीट दिया, 2 साल तक उसने नीट दिया प्रिपरेशन करके, दोनों अटैम्प्ट में वो फेल हो गई। तो फिर उसके पापा ने कहा कि देख, मैंने पहले ही बोला था, अब मेरे पास पैसे नहीं है और अब मैं तेरी शादी कराऊंगा, राइट। तो आज वो बच्ची पढ़ नहीं पा रही है पैसों की कमी की वजह से। अगर उसके पास स्कॉलरशिप होती EWS की तो नॉर्मल सी बात है कि वो बच्ची पढ़ पाती, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी पैसों की व्यवस्था, स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए जैसे कि बाकी क्लासेस के लिए है। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, जैसा कि हमने समझा कि EWS का फिक्स सर्टिफिकेट बनाना बहुत ईजी होता है, तो बहुत सारे लोग ये फिक्स सर्टिफिकेट बनाएंगे और स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करेंगे। और ये सेम चीज़ लोग OBC में भी करते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन फिर भी वो लोग अपनी इनकम को कम दिखा के स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना टफ होगा, लेकिन ये बात जानना भी ज़रूरी है कि हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं EWS में, कुछ नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसों की कमी की वजह से शायद कॉलेज नहीं कर पाते हैं, स्पेशली लड़कियाँ जिनके माँ बाप उन्हें पैसों की कमी की वजह से 12th क्लास के बाद घर बैठा देते हैं। तो अगर उन्हें हम स्कॉलरशिप दे पाएंगे तो शायद ये एक अच्छी चीज़ होगी। आरक्षण का चौथा इशू है एक्स्ट्रा रिजर्वेशन बाय स्टेट्स। अब देखिए, एक रिजर्वेशन है जो ऑलरेडी मिल रहा है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारी राज्य सरकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य सरकार है ना, इनके पास भी हक होता है आरक्षण देने का, ठीक है। तो ये अपने कुछ पर्सनल कारणों की वजह से, लोकल कंडीशंस की वजह से या वोट के चक्कर में, इलेक्शन के चक्कर में ना कुछ अजीब सा आरक्षण दे देते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। जैसे कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन दे दिया गया है, मतलब ऑलमोस्ट 70% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो रिजर्वेशन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी सीटें ही रिजर्व कर दें, ये कोई अच्छा अप्रोच नहीं है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, उनमें एक पोस्ट होती है गेस्ट फैकल्टी, यानी कि अतिथि शिक्षक। तो कुछ परमानेंट टीचर होते हैं जिनकी बहुत अच्छी सैलरी होती है, 70,000, 80,000, 50,000, जो अच्छी सैलरी पे पढ़ा रहे होते हैं, वो परमानेंट टीचर्स होते हैं। फिर कभी गेस्ट फैकल्टी पढ़ाने के लिए आता है। तो गेस्ट फैकल्टी एक नॉर्मल टीचर है, जैसे कि हमारे देश के बाकी टीचर्स हैं, वो कुछ सैलरी लेके पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही गेस्ट फैकल्टी सैलरी लेके पढ़ा रहा होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम, गेस्ट फैकल्टी को ही ना परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी को आपने परमानेंट कर दिया कि एक नॉर्मल सा बंदा जो हो सकता है किसी की सेटिंग पहुँच से आया हो या उसी जगह रह रहा हो, लोकल, उसकी वजह से आया हो, आपने उसको परमानेंट कर दिया बिना एग्जाम लिए, ठीक है। अब उसके पास 70-80 हज़ार रुपये आ रहे हैं महीने के, जबकि वो डिजर्व भी नहीं करता था, उसने एग्ज़ाम भी नहीं दिया, एक कुछ भी फॉर्मेट नहीं था, आपने उसको परमानेंट कर दिया। हो सकता है वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, बस वो किसी की सेटिंग से वहाँ आया था। तो एक तो ये चीज़ें होती हैं। या फिर अगर एग्ज़ाम होता है
तो अतिथि शिक्षक के लिए ये जो गेस्ट फैकल्टी है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके लिए सीटें रिजर्व करी जाती हैं, ठीक है। तो उसका कम नंबर में सिलेक्शन हो जाता है। तो मान लीजिए टीचिंग का एग्जाम हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, टीचर के लिए सिलेक्शन हो रहा है, तो एक हमारे जो बाकी के शिक्षक हैं वो भी एग्जाम देंगे जो बाकी राज्य में पढ़ा रहे हैं, देश में पढ़ा रहे हैं, और अतिथि शिक्षक भी एग्जाम देगा। अतिथि शिक्षक के लिए सीटें रिजर्व हैं तो उसका कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी के जो टीचर हैं वो तो बेवकूफ़ हैं, वो तो धंधा कर रहे हैं, है ना, वो तो कोई नल्ले हैं, कोई काम के नहीं है। हाँ, हमारा अतिथि शिक्षक बहुत अच्छा है कि इसका सिलेक्शन आप करवा दो, ठीक है। टीचर तो टीचर है ना, शिक्षक तो शिक्षक ही है ना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो। ये जो चीज़ें हैं कि कुछ भी रिजर्वेशन दिया जाता है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। और इसके अलावा हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो है वो रिजर्वेशन का कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक सोच है। और वो सोच ये है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि LGBTQ+ जो कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर या अदर जो कैटेगरीज उनमें आती हैं, उनको भी मुझे लगता है रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें भी किसी न किसी कैटेगरी में संवैधानिक यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। कुछ स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, जिनने उन्हें आरक्षण दिया है, बट ऐसे प्रॉपरली कोई लॉ नहीं है, कोई एक पहल नहीं है कि हाँ इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि ये वही कम्युनिटी है जिसको लोगों ने इंसान ही नहीं माना, कभी प्रेज़ नहीं किया। लोग उन्हें गंदे नामों से पुकारते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं, अपने फंक्शंस में नचाते हैं एंड ऑल बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ उन्हें भी किसी तरीके से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्रॉपरली डिज़ाइंड होके। ऑब्वियसली मेडिकल का इशू रहेगा, चीज़ों को समझने का इशू रहेगा कि कैसे देना है, वो एक टॉपिक है, बट हाँ मिलना चाहिए, ये ज़रूर एक पॉइंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो ओके, ये था हमारा ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशन को लेके कि ऑलमोस्ट हमने 10 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने जानबूझ के उन्हें नहीं शामिल किया क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हुई है तो आप कमेंट्स में मेंशन करिएगा। और अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें और अच्छे से कही जा सकती थी या शायद मैं कहीं मिस कर गया तो वो भी आप मेंशन कीजिए ताकि हम मिलके कुछ नया सीख सकें। ओके, तो इसी मैसेज के साथ अभी के लिए आपसे गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।